अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट। स्टूडेंट आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन। राइट, देखिए ना हमारे साथ जो बीकॉम में स्टूडेंट बैठे हुए वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स इंटर कॉमर्स के भी बैठे हुए हैं, तो देख के यकीनन आप लोग हो गए होंगे कि सर ये चैप्टर तो हमने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं या इसका बता दूं कि किस तरीके से चैप्टर कहाँ हम डील करते हैं। देखिएगा, यही चैप्टर हम लोग फर्स्ट ईयर कॉमर्स आईकॉम में ही पढ़ेंगे और यही चैप्टर हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में भी आज डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट स्टूडेंट, एक बार ध्यान में रखिएगा, आप कहते हैं कि सर फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया तो मैं बीकॉम में क्या पढ़ूंगा, क्या नई चीज है। बिल्कुल नई चीज होती है। अगर कभी कोई चैप्टर, हमारे अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में भी आपको मिलते हैं, सेकेंड ईयर में मिलते हैं, दोबारा आपको बीकॉम पार्ट 1 में भी मिलेंगे, आपको बीकॉम पार्ट 2 में मिलेंगे। इवन आप लोग जब मास्टर्स करने जाते हैं, एमबीए करते हैं, एमकॉम करते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे चैप्टर के फर्स्ट ईयर से लेकर बीकॉम तक के रिपीट होते हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं एक चैप्टर आपको कई जगह मिल रहा है तो यकीनन डिफरेंस तो होगा, बिल्कुल डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है कि जो हम फर्स्ट ईयर में जब आपको ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो बेसिकली इस चैप्टर की वो बेसिक बातें करता है, बेसिकली बेसिक उस पर जाता है। और जब हम बीकॉम पार्ट में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, यकीनन एडवांसमेंट आ जाती है उसमें। और इसी तरह से अगर इसको मजीद जाके हम किसी मास्टर लेवल पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे मजीद आपको एडवांसमेंट मिलती है। घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात यह तय है कि ये जो चैप्टर हम शुरू किए एक दो क्लासों में, जिसके इसके बारे में इसकी लॉजिक बताएंगे, इसकी थ्योरी बताएंगे, उस थ्योरी में, उस लॉजिक में किसी लेवल पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। राइट, यानी कि जो बेसिक आपकी क्लासेस हैं उसमें हम फर्स्ट ईयर में भी वही डिस्कस करेंगे और बीकॉम पार्ट 1 में भी वही डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी चैप्टर को हम हर जगह स्टार्टिंग कई क्लासेस जो है वो बेसिक क्लासेस हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है अगेन बैंक रिकॉन्सिलेशन। बैंक का वर्ड तो आप समझते हैं, बैंक का अकाउंट तो आपको पता ही है, कॉमर्स के लोग हैं। अगर हम इसमें एक वर्ड है रिकॉन्सिलेशन, स्टूडेंट गौर से देखिएगा, रिकॉन्सिलेशन। देखिएगा, रिकॉन्सिलेशन को देखें तो ये बेसिकली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक वर्ड है री और एक का नाम है कॉन्सिलेशन। री का मतलब आपको पता ही है अगेन। राइट, अगेन यानी कि अगर आपने सुना होगा लिखा होता है रीप्ले, आपने सुना होगा रीकाउंटिंग, राइट, आपने सुना होगा रीएक्ट। इस तरह से बहुत जगह पे आपने री का वर्ड सुना होगा और री का मतलब होता है दोबारा करना, री अगेन करना। राइट, अगर कोई एक काम पहली दफा किया जाए और अगर वो सही ना हो, यानी कि आपके लेवल पे ना आ रहा हो, जो आपने जहन बनाया हुआ है, जो आप चाहते हैं, जो आपने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, अगर वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा तो आप उस काम को दोबारा कराते हैं। ऑफ कोर्स होता है ना, आपने बोला यार ये गेम अच्छा खेल नहीं खेला, दोबारा रीप्ले कर लो। राइट, आपने काउंटिंग करी, आपको पता था ये पैसे जो है वो 1 लाख रुपए हैं, आपने जिससे काउंटिंग कराई, अच्छा नहीं सर ये तो 99,000, बोला भाई 1 लाख रुपया मैं बैंक से लाया हूँ, गिन दोबारा, तो क्या बोलेगा रिकाउंटिंग कर। राइट, यानी कि दोबारा से गिनिएगा ताकि पता चल जाए कहीं आपसे गलती ना हो, क्योंकि मैं तो गिन चुका हूँ, तो रिकाउंटिंग कर ली। रीएक्ट समझते हैं कि दोबारा से कोई एक्शन करना। एनीवेज, तो री का मतलब तो बहुत सिंपल है आपका कि दोबारा से किसी काम को करना। अब बात आती है इसका दूसरा जो मेजर वर्ड है, उसका नाम है कॉन्सिलेशन। सही है स्टूडेंट, कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कॉन्सिलेशन का मतलब होता है, देखें अगर मैं बात करूं आपसे कि मेरे सामने 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल ये है, एक आर्टिकल ये है। आर्टिकल कह लें, आइटम कह लें, कमोडिटीज कह लें, कोई भी चीज कह लें आप इसको। सपोज करें हमने ये 2 आर्टिकल तैयार करने हैं, इसके लिए हमारे पास जो है वो सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है। राइट, इसके लिए बनाने के लिए सेम डिजाइन है। राइट,
और लेकिन हमने ये दोनों बनाने के लिए आर्टिकल मटेरियल भी एक रखा है, डिजाइन भी एक रखा है, लेकिन ये दोनों आर्टिकल हमने अलग अलग पार्टी को बनाने को दिए। ए को दिया, ये दिया बी को बना के, हमें ये आर्टिकल जो है वो कुछ इस शक्ल में बना के दिखाना है, स्टार की शक्ल में। इस चीज से हमें मटेरियल हम दे रहे हैं, डिजाइन दे रहे हैं, ये डिजाइन है, हमने ये बना के देना। लेकिन हुआ क्या, हमने एक टाइम पीरियड दिया दोनों को पार्टी को कि यार ये आपने एक वीक में दोनों ने ये डिजाइन कंप्लीट करके लाना है, राइट? ओके जनाब। अब स्टूडेंट हुआ क्या, आफ्टर वन वीक हुआ ये कि जब दोनों पार्टीज ये बना के लाई तो पता चला कि दोनों पार्टीज में फर्क आया। ए ने ये बनाया और बी ने ये बनाया, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। हुआ क्या कि हमने जब एक ही चीज दोनों को बनाने को दी गई, उसके बावजूद दोनों के एंड ऑफ द पीरियड दोनों के डिजाइन डिफरेंट थे। ओके, यकीनन अब फर्क आ रहा है। जब हमने अपने जो ओरिजिनल डिजाइन उससे मैच किया, हमने बोला यार थोड़ा सा तुम में भी डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा तुम में भी डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों पार्टीज हो सकता है या फिर तुम बिल्कुल सही बना रहे हो, तुम्हारे डिफरेंस है, तुम अपने इस पे मटेरियल, इस पे आर्टिकल पे दोबारा काम करो और दोबारा काम करने के बाद इसको इस शेप में लेकर आओ, राइट? या हो सकता है दोनों की शेप एक जैसे ना हो या हमारे ओरिजिनल डिजाइन से मैच ना कर रहे हो, तो फिर दोनों पार्टी को कहा कि आप दोबारा से काम करें, राइट? दोबारा से काम करें और काम करने के बाद अपनी दोनों आर्टिकल्स को इस शक्ल में या इस शेप में लेकर आए। अच्छा जनाब, जब वो पार्टी दोबारा से काम किया उन्होंने, फिर करने के बाद उन दोनों की शेप बिल्कुल 100% इस जैसी हो गई, राइट? एक दिन लगाया, 2 दिन लगाया, उसके बाद जब दोनों ने अपनी हमें डिजाइन दिखाया तो दोनों 100% इसको मैच कर देते। तो हम इस सिंपली इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉन्सिलेशन। अच्छा, कॉन्सिलेशन का मतलब शायद मैं पहले बताना भूल गया कि कॉन्सिलेशन का मतलब ये होता है कि दो चीजें आपस में सामने मौजूद हो, दो चीजें नॉर्मली, और वो दोनों चीजें आपस में 100% आपस में मैच कर रही हो, राइट? आपस में अगर वो मैच कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजों में आपस में क्या कहा जाएगा, वर्ड यूज करेंगे, कॉन्सिलेशन हो रहा है, राइट? लेकिन अगर ये दोनों चीजें आपस में मैच नहीं कर रही हैं, उनके बिहाइंड हम लोगों ने मटेरियल भी एक ही दिया था, स्टफ भी एक ही दिया था और डिजाइन भी एक था, लेकिन जब दोनों ने अपनी आर्टिकल्स को या अपने जो भी वर्किंग थी उसको कंप्लीट किया, उसके बाद जब दोनों की शक्ल एक जैसी नहीं आती है, फिर दोनों से दोबारा काम किया जाता है, करवाया जाता है, और फिर रीवर्क करने के बाद जब हमारी वो आर्टिकल 100% आपस में मैच कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम पूरा कहते हैं रिकॉन्सिलेशन। दैट्स इट। जी स्टूडेंट, तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई है कि किस तरीके से हमने रिकॉन्सिलेशन को डिफाइन किया। एक इंग्लिश का वर्ड था जो कि हमारी समझ में आ गया कि रिकॉन्सिलेशन बेसिकली क्या है। मैं फिर भी एक ब्रीफली इसको समराइज कर दूँ कि जब कोई दो काम करने को, दो अलग अलग पार्टीज को कह रहे हैं या दो अलग अलग लोग जो हैं वो एक ही काम को करने चाहते हैं, उनके पास उसका डिज़ाइन, उसका मटेरियल सब कुछ एक होता है। जब वो अपना काम फिनिश करते हैं तो उसके बाद जब वो दोनों काम को आपस में मैच करते हैं तो वो जो हमारा स्टैंडर्ड या जो हमारा सैंपल होता है उसके उस जैसा हमारा नहीं होता, राइट? उसको वो मीट नहीं कर रहा होता, फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो फिर हम दोनों से, अगर दोनों पार्टीज के काम में डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट, वीकनेस है, राइट, डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो हम दोनों पार्टी से कहेंगे कि आप लोग दोबारा से काम करें और आपको इस शक्ल में लेकर आना है। दोबारा से काम करने के बाद जब वो उसकी एग्जैक्ट उसी शक्ल में उसको ले आते हैं, दोनों पार्टीज को हम उस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉन्सिलेशन। That's it? ज़्यादा क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, ये वर्ड तो समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन। देखिएगा होता क्या है, आपको पता है स्पेशली आज के दौर में जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, आप फौरन ये आपका बिजनेस है, किसी भी चीज़ का, आपकी शॉप हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आपके बिजनेस से यानी कि ऑफिस के जो भी नियर बैंक होता है, जिस बैंक की ब्रांच होती है, एक बात तो ये कि या तो आप
जो भी अपने ऑफिस की नए ब्रांच को तलाश करते हैं या फिर आपका कोई और जिसमें आप पसंद करते हैं, जिसकी सर्विसेज आपको पसंद होती हैं, आप उस बैंक को तलाश करते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस से करीब हो या थोड़ा दूर हो। लेकिन पहली प्रेफरेंस बिजनेसमैन ये देता है कि हमेशा उसका जो बैंक हो जहाँ पे वो अकाउंट मेंटेन करेगा कंपनी के, वो उसके ऑफिस से करीब है। उसकी वजह ये भी है कि बार बार कैश की डीलिंग होती है, कैश लेके जाते हैं, कैश लेके आते हैं, तो वो रिस्क हम कम से कम करना चाहते हैं। कम से कम फासला होगा, डिस्टेंस होगा, हम फ़ौरन 1 मिनट में फ़ौरन ऑफिस आ जाएंगे, राइट। किसी डकैती का, राइट, कोई और ऐसा मिसहैप्स होने से हम बच सकते हैं। और अगर हमारा बैंक बहुत दूर हुआ, हम 20 मिनट बाद वापस पहुँचते हैं, 20 मिनट बाद जाते हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बीच में कोई बड़ा मिसहैप्स ना हो जाए, राइट। भारत हम किसी भी बैंक को हायर करते हैं या उसमें हम अकाउंट ओपन करवाते हैं स्टूडेंट। अच्छा जी, सपोज करें मैंने अपने ऑफिस के पास एमसीबी तलाश किया, मुझे एमसीबी पसंद था, एमसीबी की मुझे सर्विसेज अच्छी लगती थी, मैंने एमसीबी को अपना बैंक बना लिया। बैंक बनाने का मतलब यहाँ पे ये स्टूडेंट कि मैंने क्या किया कि इस एमसीबी में जाके अपनी कंपनी के नाम का एक अकाउंट ओपन कर दिया, अकाउंट ओपन कर दिया। अच्छा, अगर ठीक है, थोड़ी सी हम डिटेल से बात कर लें कि बैंक में जब हम जाते हैं तो नॉर्मली याद रखिएगा कि बैंक में एज पर स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शन जो आई हुई है वो ये है कि हर बैंक में 3 तरह के अकाउंट्स होना लाजमी है। एक कहलाता है सेविंग अकाउंट, दूसरा कहलाता है करंट अकाउंट, और तीसरा हमारा मेजर होता है वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सही सुन। जी स्टूडेंट, तो बात नहीं कर रहा था कि जब भी आप किसी बैंक में जाएंगे तो उनके जो फॉर्म आप फिल करते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, या तो वो आपके पास सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये तो अकाउंट हर बैंक में लेकिन ये कैटेगरी आपको मिलेगी। लेकिन बहुत सारे जो बैंक हैं कुछ अपने भी डिफरेंट नाम के अकाउंट ओपन कर देते हैं। एनीवेज, सेविंग अकाउंट जो होता है याद रखिएगा ये नॉर्मली एक इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए खोला जाता है। इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए खोला जाता है मतलब एक बंदा जो जॉब करता है, राइट, और टीचर है, पढ़ाता है, और उसको जो सैलरी मिलती है वो चाहता ये है कि उस सैलरी में से कुछ अमाउंट अपना सेव करता रहे, राइट। नॉर्मली एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बैंक वाला सेविंग अकाउंट ओपन करता है, पीएल अकाउंट भी कहते हैं इसको, राइट। इसकी एडवांटेज क्या होता है कि इस अकाउंट में आपको टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, राइट। जितनी आपके पास सेविंग होती रहेगी उसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ता रहेगा, राइट। लेकिन एक बात यह है कि सेविंग अकाउंट में कोई पाबंदी नहीं होती कि आप पैसा इसको बाउंड कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता। सेविंग अकाउंट में आप एनी टाइम 24 आवर्स आप लोग पैसा डिपॉजिट पे करा सकते हैं, निकलवा देंगे। डिपॉजिट का तो चले एक टाइम है, आपके पास 9 to 5 बैंक ओपन होता है तो आप ओपन करते हैं, लेकिन आप विड्रॉ किसी वक्त भी कर सकते हैं थ्रू ATM, राइट। ओके, एक बात। दूसरी बात, हमने दूसरे अकाउंट का लिखा हुआ है करंट अकाउंट। देखिए इसको हम करंट अकाउंट क्या होता है याद रखिएगा। करंट अकाउंट जो है ये स्पेशली बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस के लिए ओपन किया जाता है, राइट। यानी कि दुनिया में जितने भी दुनिया में कह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान की हम बात करेंगे कि हमारे पाकिस्तान में हर बिजनेस का जो अकाउंट होता है जहाँ पे हम यकीन अपनी डीलिंग करते हैं, कस्टमर पैसे जमा करवाता है, वहाँ से पेमेंट होती है, वो जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो कहलाता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है कि इसमें भी करंट अकाउंट में भी हम एनी टाइम अमाउंट जमा करा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, राइट। बट करंट अकाउंट में इंटरेस्ट या प्रॉफिट का कोई सिलसिला नहीं होता, ठीक। और तीसरा जो हमारा होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में याद रखिएगा जिसमें हम एक दफ़ा अपना अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे तो नॉर्मली उसकी एक टाइम पीरियड होगा, राइट। एक टाइम पीरियड के लिए हम उसको डिपॉजिट कराएंगे। लेट्स से हम कह सकते हैं 3 इयर्स के लिए हमने जमा करा दिया
हम कह सकते हैं 5 ईयर्स के लिए हमने पैसे डिपॉजिट करा दिए, तो इससे पहले आप अपने अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, पैसे निकलवा नहीं सकते, राइट। लेकिन कहीं कहीं मजबूरी होती है, आपको बहुत इमरजेंसी में अपने टाइम से पहले पैसे निकलवाने, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन है, बैंक आपको कुछ अमाउंट डिडक्ट करके लेस करके बाकी पेमेंट कर सकता है, राइट। एनीवेज स्टूडेंट, आज जो हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंपनी का अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम जो बात करेंगे ओवरऑल हम बात करेंगे अपने करंट अकाउंट की, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो अकाउंट बैंक में ओपन होता है वो करंट अकाउंट होता है। एग्री? चलिए जी, अब हमने क्या किया, एमसीबी में अपनी कंपनी का एक अकाउंट ओपन कर लिया, करंट अकाउंट, राइट। एक करंट अकाउंट ओपन कर लिया अपनी कंपनी के नाम का। हमारी कंपनी का नाम है अली एंड कंपनी, दैट्स इट स्टूडेंट। ओपन कर लिया, कंपनी का क्या, लेकिन कंपनी का अकाउंट ओपन हो गया तो अब कंपनी क्या करेगी, सॉरी कंपनी भी करेगी ऑफ कोर्स, लेकिन बैंक का सिलसिला क्या होगा कि बैंक हमारे पास क्या करेगा, एक अकाउंट ओपन करेगा। ये हमारे पास बैंक के पास अकाउंट है, और बैंक क्या करेगा, हमारे डिपॉजिट्स और हमारे विड्रॉ को मेंटेन करेगा, राइट। ओके, यानी कि जितना अमाउंट हम बैंक में पूरा महीना डिपॉजिट्स कराएंगे, वो आपके डिपॉजिट्स को अपने अकाउंट्स में क्रेडिट साइड में दिखाएगा, और जितनी दफ़ा भी हम बैंक से पूरा महीना पैसे विड्रॉ करेंगे, हमारा पर्पस कोई भी हो विड्रॉ करने के, उसके लिए वो हमेशा जब हम पैसे निकलवा लेंगे अपने अकाउंट से, तो देने के बाद बैंक अमाउंट देने के बाद हमारे अकाउंट में विड्रॉ साइड को लिखेगा डेबिट साइड, राइट। बहुत सिंपल। जिस तरह चलो हम इसको इस तरह से ले लेते हैं, ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को कि बैंक में जब हम अकाउंट खुलवाएंगे तो बैंक हमारे अकाउंट को मेंटेन करेगा, और हमारे तमाम डिपॉजिट्स और हमारे तमाम विड्रॉवल को वो मेंटेन करेगा, राइट। मैंने आपको जगह बता दी है कि बैंक में जब आप देखेंगे कि आपका अमाउंट जब भी डिपॉजिट्स होगा, वो बैंक वाला हमेशा क्रेडिट साइड में शो करेगा तमाम डिपॉजिट्स को, और तमाम विड्रॉवल को वो शो करेगा डेबिट। अब इसकी रीज़न भी बताते हैं कि क्यों करता है। अच्छा चले हम इसको थोड़ा सा अमाउंट वाइज ले लें। मैं आपसे कहता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसका दोबारा आता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैं बैंक में मैंने टोटल जो मुझे याद आ रहा है, यानी कि मैं बिजनेसमैन में कह रहा हूँ कि पूरे महीने मैंने बैंक में डिपॉजिट्स कराता रहा, मैंने 20,000 जमा कराए, राइट। ओके, मैंने 50,000 जमा कराए, मैंने 40,000 रुपये जमा करवाए, डिपॉजिट कराए मैंने, और बहुत सारे अमाउंट में जमा कराया। इसी तरीके से मैं बैंक से वक्तन मैं हमेशा विड्रॉ भी करता रहा, कभी 10,000 रुपये निकलवाए, 20,000 रुपये मैंने बैंक से विड्रॉ करवाए, 40,000 विड्रॉ करवाए, ये मैं काम करता रहा और आगे ले जाकर जमा करा के लेता। मेरे पास एंड ऑफ द मंथ, लेट्स सपोज जनवरी की बात कर रहा हूँ, 31 जनवरी 31 जनवरी को मैंने बैंक से पूछा कि यार मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, मेरे अकाउंट में आज कितना बैलेंस है, राइट। तो बैंक ने यकीनन मुझे फोन पे इन्फॉर्म कर दिया, या स्टेटमेंट भी भिजवा सकते हैं। तो क्या हुआ, 31 जनवरी को मैंने जब बैंक से बैलेंस पूछा तो बैंक वाले बोला आपके अकाउंट में 25,000 रुपये मौजूद है इस वक्त, नेट अमाउंट। इसमें एक बात बताइएगा, ये जो 25,000 रुपये बैंक वालों ने हमें बताए, क्या आपका इस अमाउंट पे पूरा ईमान है? आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि ये जो 25,000 रुपये बैंक हमें इन्फॉर्म कर रहा है ये 100% सही होगा? मतलब बैंक ने बोल दिया 25,000 रुपये, तो आपने आंखें बंद करके इस बात को मान लेना है कि हाँ यार 25 होंगे। तो जवाब दीजिएगा, आप लोग क्या इस बात पे यस कहते हैं या नो? यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहेंगे ये सर मान लेना चाहिए, बैंक है, इतना बड़ा इदारा चल रहा है, इतने लोग प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, सिस्टम उनके यहाँ है, यकीनन सही बता रहे होंगे। और आधे स्टूडेंट आप लोग कहते हैं कि नहीं सर शायद ना हो, उनके बिल्कुल ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये अमाउंट सही हो,
और जो लोग कह रहे हैं कि ये अमाउंट सर सही नहीं है, तो दोनों अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है, दोनों बातें पॉसिबल हैं। ये बैंक अमाउंट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरी क्या जिम्मेदारी है बीइंग अ बिजनेसमैन कि मैं कैसे यकीन करूँ, क्यों यकीन करूँ? याद रखिएगा, बिजनेसमैन जो होता है वो अपने अमाउंट, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे पे बड़ा गहरी नज़र रखता है। वो एक एक रुपये की बात करता है, क्यों 1 रुपया मेरा ज़ाया हो। लेकिन हम बैंक में तो 25,000 रुपये भेज दिए, हमने इसकी जस्टिफिकेशन मांगनी है, हमें कंफर्म करना है कि अगर बैंक आज एंड ऑफ द मंथ 25,000 रुपये का बैलेंस बता रहा है तो वाकई में ये अमाउंट सही भी है या नहीं। अब इसका सर जवाब आता है कि सर अगर आप कहते हैं गलत है तो आप प्रूफ कैसे करेंगे? आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये अमाउंट गलत बैंक ने बताया है या बैंक ने अमाउंट ये सही बताया है? बिल्कुल सही है स्टूडेंट, बिल्कुल आपका सवाल अच्छा है कि मैं कैसे प्रूफ करूँगा। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि जिस दिन हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, मतलब बैंक बिजनेसमैन, लेकिन बैंक वाले तो फ़ौरन ही आपका अकाउंट ओपन करने के बाद अपने यहाँ एक अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं और आपकी फिर दोनों बातों को, मतलब दोनों का मतलब है आपके डिपॉजिट्स को, आपके विड्रॉ को, दोनों को प्रॉपर में रिकॉर्ड करता रहता है और फिर एंड पे आपको बैलेंस, कभी भी किसी दिन का बैलेंस मालूम करना हो तो बता देते हैं। बात ये हो रही थी कि हमें ये कैसे कंफर्म हो कि ये बैलेंस सही बताता है या गलत बताता है। तो देखें, बिजनेसमैन की या बिजनेस की भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि जिस दिन वो बैंक में अकाउंट ओपन करवाए उसी दिन उसको भी इसकी भी जिम्मेदारी ये है कि वो भी आके अपने बिजनेस में एक सेम इसी तरह की एक किताब ओपन करेगा, राइट? उसको भी एक किताब मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि जो काम वो बैंक से करता है, राइट, वो काम अपने पास भी रिकॉर्ड कर लेगा। अच्छा जी, बैंक जो बुक ओपन करता है तो उसके लिए यही होती है की फॉर्म में, लेजर की फॉर्म में मेंटेन करता है, लेकिन बैंक के पास जो बुक होती है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का नाम भी इसको दिया जाता है, एग्री? और वो बुक जो कि हमारे पास यानी कि ऑनर के पास होती है उससे कहते हैं कैश बुक। मैंने बता रहा था कि एक लेजर की फॉर्म है तो आपको पता है ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। सेम कैश बुक में भी यही होगा, ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है कि दोनों पार्टीज ने अपने अपना किताबें ओपन कर ली, राइट स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि जो पार्टी है ये जो बिजनेसमैन होता है वो अपने यहाँ सेम डे एक किताब ओपन कर लेता है, इसका नाम होता है कैश बुक, और बैंक जिस दिन अकाउंट लाते हैं बैंक भी हमारे नाम की हर कस्टमर, हर क्लाइंट के एक अकाउंट सेपरेट ओपन करते हैं, इसका नाम होता है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। अब सिलसिला क्या होगा देखिएगा, पहली बात तो ये देखिएगा कि हमारी कैश बुक देखिए डेबिट साइड है, सबको पता है, और वो क्रेडिट साइड है जी। तो याद रखिएगा कैश बुक में अगर आप डेबिट साइड देखेंगे तो डेबिट को हम कहते हैं डिपॉजिट साइड, और क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे अपनी तमाम विड्रॉवल दिखाएंगे, जितनी भी हम पेमेंट लेते हैं बैंक से हम पैसे निकलवाते हैं वो हम दिखाएंगे क्रेडिट में, और डेबिट में दिखाएंगे अपने डिपॉजिट से। लेकिन अगर आप पासबुक को देखें तो पासबुक में इसका काम रिवर्स मिलता है आपको, यानी कि रिवर्स का मतलब ये कि वहाँ पे डेबिट में आपको मिलेंगे विड्रॉ मिलेगा आपको, और क्रेडिट में मिलेंगे डिपॉजिट्स। यकीनन स्टूडेंट मेरा अगला सवाल यही होगा, देखिए अगर मैं कैश बुक बात करूँ, कैश बुक मेरी है, मेरा बैंक बैलेंस इसमें मेंटेन हो रहा है, बैंक अकाउंट अगर मैंने खुलाया तो बैंक को बाय नेचर देखा जाए तो वो मेरा असेट्स अकाउंट है, राइट? और असेट्स का मतलब ये है कि जब मैं असेट्स अकाउंट ओपन कराऊंगा तो असेट्स जब मैं बैंक में पैसा जमा करवाऊंगा, डिपॉजिट करा के आऊँगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा स्टूडेंट, एग्री, राइट? मैं जब भी बैंक में पैसे डिपॉजिट कराऊंगा मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और आपको पता है अकाउंटिंग के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या कहते हैं, क्योंकि बैंक हमारा असेट्स अकाउंट है तो इस वजह से
जब बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए जाएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ओके, इस वजह से एज पर अकाउंटिंग रूल्स, राइट, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है, एज पर अकाउंटिंग रूल्स हम चलते हैं कि जब भी हम बैंक में पैसे जमा कराएंगे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक हमारा असेट्स इंक्रीज होते हैं तो कहाँ पर आते हैं? डेबिट में। दैट्स वाई हम हमेशा डिपॉजिट्स डेबिट में दिखाते हैं। एग्री? सेम इसका रिवर्सल क्या है कि हम जब भी बैंक से पैसे निकलवाएंगे, हमारा पर्पस कोई भी हो, हम अपने ऑफिस के रेंट के लिए पेमेंट करवाएं, हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पेमेंट बैंक से निकलवाएं, या कोई भी हमारा, या हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करें। जब भी हम पेमेंट करेंगे, चेक इशू करेंगे, पैसे कम होंगे बैंक से, जैसे ही बैंक से पैसे निकलवाएंगे हम उसको विड्रॉ कहते हैं, निकलवाना, राइट। विड्रॉ का मतलब है कि पैसे निकलवाने से बैंक हमारा डिक्रीज होगा और असेट से हमारा बैंक, जब असेट डिक्रीज होते तो कहाँ पर आते हैं? क्रेडिट में। दैट्स इट। बहुत सिंपल, समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम जाते हैं स्टूडेंट पासबुक में, तो पासबुक में आप यही चीज़ रिवर्स देखते हैं कि पासबुक वाला क्या कर रहा है कि हमारे डिपॉजिट्स को क्रेडिट में शो कर रहा है और हमारे विड्रॉवल को डेबिट में शो कर रहा है। कोई रीज़न है आपके पास? नहीं। स्टूडेंट के ध्यान में आ रही होगी, इंटर कॉमर्स वाले जो इस बात को फॉर्म फिट कर गए होंगे कि सर हमें तो पता है कि बैंक अगर ये रिवर्सल काम कर रहा है तो इसकी वजह क्या है। लेकिन हम बात करेंगे इसकी और मज़ीद डीप में। देखिए, जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, राइट, हम बैंक के पास पैसे रखवा के आते हैं कि हमारे अकाउंट में ये डिपॉजिट करने हैं। आप क्या समझते हैं कि बैंक वो पैसे को एज इट इज़ बंडल मान के राइट करके कहीं पे रख देता है? नहीं, वो यूज़ करता है, वो खुद उससे काम कर लेता है, लेकिन उसके पास ये रिकॉर्ड आ जाता है कि उसने हमारे पास पैसा डिपॉजिट कर दिया है। जब वो उसका पैसा जमा करवा के आते हैं बैंक में स्टूडेंट, ये बताएं वो पैसा बैंक का हो जाता है कि हमारा ही रहता है? कुछ आपका जवाब होगा सर हमारा ही पैसा रहेगा, हमने तो उसके बाद जैसे अकाउंट खुलवा के रखवाया है। क्यों रखवाया? एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाया है। और एज पर मतलब जो लॉज है हमारे, आजकल बैंक के बगैर कोई भी काम नहीं होता, लेकिन हमारा ही पैसा रहता है, राइट। हम जो भी काम कर रहे हैं बैंक में मौजूद जितना पैसा होगा हमारा अपना ज़ाती होगा। तो हम जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक के पास जब हमारा पैसा आएगा तो वो बैंक की लाइबिलिटी में इजाफा करेगा। देखिए ना, अगर सपोज करें मैं आपको 1000 रुपये दूँ, कैसे में 1000 रुपये रखो और मेरा जब मूड होगा मैं तुमसे इसमें से मांगता रहूँगा। आपने 1000 रुपये लेके अपनी जेब में डाल दिया। अब आपकी क्या फिक्र बढ़ गई है? आपकी फिक्र ये होगी है यार सर के पैसे पड़े हैं, जिम्मेदारी है, सर कभी भी इसमें से 100 रुपये मांग सकते हैं, कभी भी सर इसमें से 200 रुपये मांग सकते हैं, बिल्कुल मुझे देना पड़ेंगे जब मांगेंगे। वो उनकी चीज़ है, उनके पैसे हैं, मैंने तो सिक्योरिटी के तौर पे, जिम्मेदारी के तौर पे मैंने अपने पास रखी है, राइट। और जब इसी तरह जब मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कराऊंगा तो बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। हमारे रूल्स दोबारा वही फॉलो किए जाएंगे। जब लाइबिलिटी बढ़ेगी, जब बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो लाइबिलिटी बैंक की बढ़ेगी। लाइबिलिटी जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो वो हमेशा क्रेडिट में आती है। इस वजह से बैंक हमेशा हमारे डिपॉजिट को क्रेडिट में दिखाता है। एग्री? इसमें बहुत सिंपल। और इसका अपोजिट कि जब हम बैंक से अपना पैसा निकलवाते रहेंगे, बैंक की जिम्मेदारी, बैंक की लाइबिलिटी कम होती रहेगी। सिंपली उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है, पैसा जा रहा है, शायद शुक्र है। लाइबिलिटी जितनी कम होती रहेगी एज पर रूल, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो कहाँ पर आती है? क्रेडिट में आती है। सही है स्टूडेंट? मतलब बात क्लियर? जी स्टूडेंट, ये बात तो कंफर्म हो गई है कि बिजनेसमैन के लिए जो बैंक अकाउंट होता है वो उसका असेट्स होता है और असेट्स के रूल को फॉलो करता है। जब बैंक में जमा कराता है असेट्स इंक्रीज होता है डेबिट में, असेट्स जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में। लेकिन बैंक के लिए जब बैंक अकाउंट ओपन होता है किसी क्लाइंट का, तो बैंक के लिए वो एक जिम्मेदारी, एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो वो अपनी लाइबिलिटी के पॉइंट से ही उसको मेंटेन करता है। यानी कि जब वो बैंक में पैसा कोई क्लाइंट जमा कराता है तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट में। और लाइबिलिटी जब यानी कि वो पैसा जब विड्रॉ करता है, निकलवाता है, तो बैंक की लाइबिलिटी कम होती रहती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट। दैट्स इट। आगे चलते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट, एक छोटी सी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो देखिएगा। मैं कहता हूँ एज पर कैश बुक, मैंने एक महीने में, जनवरी का महीने की बात कर रहा हूँ, मैंने इस महीने टोटल बैंक में जमा करवाया टोटल, यानी कि मेरी डिटेल है 25,000, 10,000,
15,000, 5,000, राइट। ये हमारी डिटेल है और इस तरह से मैंने विड्रॉ करवाया। एक दफ़ा मैंने 5,000 बैंक से निकलवाए, एक दफ़ा मैंने 10,000 रुपये बैंक से निकलवाए, एक दफ़ा 7,000 रुपये बैंक से निकलवाए, और एक दफ़ा 3,000 रुपये। ये मेरी डिटेल है, ठीक है। अच्छा चलो, ये मैंने डिटेल बनाई, मैं बना रहा हूँ जो काम करता हूँ बैंक के साथ। अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा देता हूँ या कहीं से डायरेक्ट बैंक में पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं तो फ़ौरन मुझे इत्तला मिलती है और मैं बैंक के अपने डिपॉजिट साइड में दिखा देता हूँ। और जब जब मैं बैंक से पैसे विड्रॉ करता हूँ विड्रॉ साइड में दिखा देता हूँ। एंड ऑफ द मंथ मेरी जिम्मेदारी क्या होती है स्टूडेंट, मैं अपना बैलेंस चेक करूँगा। कैसे? सिंपल, वेरी सिंपल। अभी मैं अपनी शॉर्ट में बता रहा हूँ, सर में एक प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, एक अलग मामला है। अभी मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमने ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत पड़ती है। हमने देखा कि पूरे महीने हमने कितना पैसा बैंक में जमा कराया। हमने देखा 25 और 5 30, 30 और 40, 50, 55। हम कहते हैं कि हमने पूरे महीने बैंक में 55,000 रुपीज़ जमा कराए, ठीक है। सो कोई मसला नहीं। दूसरी तरफ हमने चेक किया कि यार विड्रॉ कितने कराए बैंक। हमने बोला यार 10,000, 20,000 और 25, टोटल 25,000 रुपये हमने इस महीने बैंक से विड्रॉ किया। वेरी सिंपल, 25 से लेस की, हमें बचे 30। हम ये कह रहे हैं कि आज एंड ऑफ द मंथ हमारे बैंक में 30,000 होना चाहिए। वेरी सिंपल, गुड। चलो जी, ये तो हमारी बात है। हमने बैंक से पूछा यार हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है। बैंक ने बोला, तब बैंक अपनी स्टेटमेंट दिखा रहा है, देखिएगा। बैंक कह रहा है आपने 25,000 रुपये डिपॉजिट कराए, आपने 10,000 डिपॉजिट कराया, आपने 15,000 डिपॉजिट कराया, आपने 5,000 डिपॉजिट कराया। दैट्स इट, वेरी गुड। विड्रॉ साइड पे जाते तो कहता है बैंक में आपने एक दफ़ा 5,000 निकलवाए, मान देते 10,000, 7,000, 5,000 एंड 3,000। दैट्स इट। हमने अभी बैंक से सिर्फ बैलेंस पूछा है, अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। बैंक अपनी किताब में अपने यहाँ मेंटेन कर रहा है, वो अपना बैलेंस बता रहा है। वो कह रहा है, उसने चेक करने का बोला कि यार उन्होंने टोटल पूरे महीने में टोटल 55,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए थे और पूरे महीने इन्होंने जो अमाउंट निकलवाया वो निकलवाया 30,000। इस तरीके से इनके अकाउंट में आज बैलेंस है 25,000 रुपीज़ का। सो देख रहे हैं, जब हमने बैंक से एंड ऑफ द मंथ बैलेंस पूछा तो बैंक ने कहा कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपीज़ पड़ा हुआ है, जबकि मैंने अपनी बुक को चेक किया, फाइनल किया तो मेरे हिसाब से बैंक में 30,000 होना चाहिए। आगे फल आपको मैंने कहा था कि दोनों किताबों में सेम वर्क हो रहा है, सेम डिज़ाइन करना होता है, सब कुछ एक जैसा था। लेकिन जब एंड पर हमने दोनों बुक्स के बैलेंस चेक करे तो डिफरेंसेस आ रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से बैंक में 30,000 होना चाहिए, बैंक कह रहा है कि आपके अकाउंट में इस वक्त 25,000 मौजूद है। अच्छा जी स्टूडेंट, हम बोला बैंक कैसे हो सकता है, मेरे हिसाब से 30,000 रुपये हैं आपके। मतलब कोई मसला नहीं है, मैंने बैंक से कहा अपनी स्टेटमेंट भेज दो, मेरी जो पूरे महीने की जो आपने मेरी मेंटेन करी उसको भेज दो। सही है। ये अब हमारे पास बैंक की स्टेटमेंट सामने आ गई, जिसको मैंने पासबुक भी कहा हुआ है और ये कैश बुक मेरी अपनी हो पाई। मैंने क्या किया, मवाजना किया, राइट, कंपैरिजन किया कि यार मेरे और कैश बुक पासबुक के बैलेंस में 5,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब हमने चेक करना शुरू किया। देखिए याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारी कैश बुक का जो डेबिट साइड है वो पासबुक की क्रेडिट साइड से मैच होगा, राइट, क्योंकि उधर का क्रेडिट डिपॉजिट हमारा डेबिट का डिपॉजिट और हमारा क्रेडिट पासबुक की डेबिट से मैच होगा। ओके, हमने सबसे पहले अपनी कैश बुक के डिपॉजिट्स को मैच किया पासबुक की क्रेडिट साइड की डिपॉजिट से। हमने बोला हमने 25,000 रुपये जमा कराए थे, 10 जमा कराए थे, 15 जमा कराए थे, 5, टोटल कितने जमा कराए 55,000। बैंक के डिपॉजिट में जब गए, बैंक ने बोला 25 जमा कराए थे, 10 जमा कराए, 15, 5, कितने जमा कराए डिपॉजिट 50। वेरी गुड, कोई मसला ही नहीं है। इसका मतलब है हमारी कैश बुक और बैंक की यानी पासबुक जो है वो डिपॉजिट साइड दोनों 100% करेक्ट बता रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। 55 मैं बता रहा हूँ, 55 बैंक बता रहा है। दैट्स इट, क्लियर है स्टूडेंट, बहुत सिंपल। अच्छा जी, अब हमने देखा यार ये तो सही है। एक दफ़ा हम पेमेंट यानी कि विड्रॉ साइड को भी चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे। हमने बोला यार मैंने इस महीने 5,000 निकलवाए, बैंक ने कहा हाँ बिल्कुल निकलवाए।
हमने कहा 10,000 भी मैंने एक निकलवाया था चेक देके, बोला बिल्कुल आपने निकलवाया, मैंने लेस किया। मैंने कहा 7,000 रुपये निकलवाए, सॉरी 7 थे, 7,000 निकलवाए, बैंक ने कहा बिल्कुल हमने 7,000 निकलवाए। हमने कहा 3,000 निकलवाए, बैंक ने कहा बिल्कुल 3,000 निकलवाए। तो मैंने फिर मेरे हिसाब से तो 25 निकलवाए। ये आपकी स्टेटमेंट में मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये किस चक्कर में लेस हो रहे हैं? आप मेरे अकाउंट से 5,000 और माइनस क्यों कर रहे हैं? बैंक कोई परेशान ना हो, बैंक ने मुझे एक चेक दिया। ये जो 5,000 का चेक है, सपोज करें मैं जनवरी में बैठा हुआ स्टेटमेंट बना रहा हूँ, अपनी मैच कर रहा हूँ। मैंने पिछले साल नवंबर में एक पार्टी को, नवंबर की 20 तारीख को मैंने एक पार्टी को 5,000 का चेक काट के दिया था और उसके ऊपर डेट मेंशन थी। चेक मैंने 20 नवंबर को पार्टी को इशू करा था, बट उस चेक के ऊपर डेट मौजूद थी 25 जनवरी। एग्री स्टूडेंट, समझ में आ रही बात? आपको याद होना चाहिए कि जब चेक इशू किया जाता है या जो डेट आपकी पड़ी होती है उससे एक दिन पहले भी उस चेक को हम कैश नहीं करवा सकता। कोई भी पार्टी 24 जनवरी को अगर जाएगा तब भी बैंक उसकी पेमेंट नहीं करेगा। एग्री स्टूडेंट? जबकि हमने चेक इशू करा था नवंबर 20 को और हमने कहा था पार्टी को कि देखें अभी अमाउंट फंड नहीं है, जनवरी में मेरे पास अकाउंट बैलेंस पैसा आएगा तो आप इसको जाके कैश करवा लीजिएगा, राइट? मांग गया था पार्टी, हमसे मांग गई थी, सही होके मैं करवा लूँगा और लेके चली गई। वो 24 जनवरी तक नहीं आई होगी, लेकिन 25 के बाद वो आगे 6 महीने कभी भी आ सकती है। इस चेक की एक्सपायरी होती है, स्टूडेंट याद रखिएगा, एक्सपायरी डेट 6 महीने होती है, वो 6 महीने कभी भी आ सकता है। लेकिन भारत पैसे की जरूरत थी, हमारा वो जो सप्लायर था या जो भी क्रेडिटर था वो 25 तारीख को एग्जैक्ट आया और आके उसने चेक दिखाया। लेकिन बैंक ने हमारे चेक में तमाम डिटेल चेक करी, हमारे सिग्नेचर, डेट, हर चीज़ चेक करी और उसके बाद उन्होंने उस चेक को ड्रॉ कर दिया, मेरी पेमेंट कर दिया। एग्री? सही है। लेकिन याद रखिएगा मैंने नवंबर जिसमें 2 महीने पहले मुझे था, मुझसे गलती ये हुई कि मैं उस चेक को आज की डेट में, लेकिन मुझे अपडेट होना चाहिए था, मैंने आज की डेट में इस चेक को जमा कर अपने अकाउंट से लेस करना था, मैं भूल गया, बाय मिस्टेक, मुझे याद नहीं रहा। जब बैंक ने मुझे चेक कॉपी दिखाई, लेकिन मुझे याद आ गया हाँ ये जो गलती मेरी है, राइट? मुझसे ये मिस्टेक हो गई कि मैं इस चेक को आज की डेट में मुझे लेस करना चाहिए था। ओके, इट्स ओके, यानी कि बैंक यहाँ पे बिल्कुल सही है, बैंक ने सही रिकॉर्ड किया हुआ है, बैंक ने 5,000 के हिसाब से 30,000 विड्रॉ करें। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरा काम भी अब क्या होता है, मुझे भी अपनी, क्योंकि बैंक के बैलेंस तो मैंने इसको मान लिया सही है, तो फिर मुझे भी बैंक के बैलेंस के बराबर पहुंचना है। स्टूडेंट, अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली इस अमाउंट को 5,000 को भी अपने बैलेंस से, जो मैं 30,000 शो कर रहा हूँ, 5,000 को अपने बैलेंस से माइनस करूंगा। जैसे मैं माइनस करता हूँ तो देखें मेरा बैलेंस भी 25,000 रुपये हो जाता है और मेरा बैलेंस और बैंक के बैलेंस से बिल्कुल 100% मैच कर दिया, राइट? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हमारी 2 बुक्स पूरे महीने तैयार हों, कैश बुक और पासबुक, और जब एंड ऑफ द मंथ दोनों बुक्स को हम टैली करें और दोनों के बैलेंस आपस में मैच नहीं हो रहे हो, फिर हम उनमें से वो तमाम डिस्क्रिपेंसीज या कमी जो उनमें रह गई है हम तलाश करते हैं। कभी हमारे कैश बुक के डिपॉजिट में कुछ कमी रह जाती है, मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाता है, कभी पासबुक के डिपॉजिट में एरर या मिस्टेक हो सकती है। सेम इसी तरीके से कभी हमारी कैश बुक की विड्रॉ साइड में मिस्टेक या गलती या डिस्क्रिपेंसीज आ सकती है, उस तरह से हमारी पासबुक में भी आ सकती है। एनीवे, तो तमाम बातें जब हम इसको दोबारा सही करते हैं, अपनी राइट जगह पे राइट अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर उसके बाद दोनों किताबों के बैलेंसेस हमेशा 100% सेम हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन। समझ में स्टूडेंट? आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कस? आपने जो भी क्वेश्चन करना है, आपको पता है प्रोसीजर क्या है हमारा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एनीवेज, इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टूडेंट को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी रीजंस हैं, वो कौन से डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसकी वजह से दोनों किताबों में डिफरेंस आता है, राइट? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे चेक्स हैं, कौन से ऐसे एरर हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमारी दोनों किताबें आपस में मैच नहीं कर रही होती। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उन चेक्स के बारे में, उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी दोनों किताबों को एक जैसा होने नहीं देता। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।